चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो बिल्कुल अलविदा नहीं कहेंगे। ये लास्ट वीडियो है हमारे जनरल फिजियोलॉजी जो है उसका लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी। इसके बाद में जो हमारी जनरल फिजियोलॉजी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे नर्व फिजियोलॉजी की तरफ या फिर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, देखेंगे क्या पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट फॉर दिस वीडियो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक हो सकता है ये वाला सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी देखो दोनों में हम लोग क्या फर्क होता है, कहां कहां ये यूज होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा देख लेते हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं उनका नाम पंप से एंड होता है, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आई बात। पंप जिनके नाम के एंडिंग में आता है, जिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के नाम में, ठीक है, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। अब पंप नाम आ रहा है, इसका मतलब यहां पे एटीपीएस तो जरूर होगा, तो इट हैज एटीपीएस, राइट। एग्जाम्पल दे देता हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, देखो पंप आ रहा है हर जगह, कैल्शियम पंप, प्रोटोन पंप। अच्छा, ये जो कैल्शियम पंप है, कैल्शियम आयन पंप है, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, सेरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरका। सेरका फुल फॉर्म बता दो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज, ठीक है। अब आपको पता है कि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है मसल में, तो इसीलिए हम इसको सेरका बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज, राइट। प्रोटोन पंप, प्रोटोन व्हाट द प्रोटोन, एच पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव एटीपीएस। समझ रहे हो मेरी बात को, ये एग्जांपल्स हो गए इसके। अब इन एग्जांपल्स को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी हम इसको बोलते हैं, तो इसको देखते हैं। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और डाइमर होता है, और डाइमर भी कैसा वाला, हिटेरोडाइमर है ना। इसकी दो यूनिट्स होती हैं, है ना। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव पंप या एटीपीएस की दो यूनिट्स होती हैं। एक तो ये दिख रही है आपको अल्फा सब यूनिट और एक होती है बीटा सब यूनिट, और दोनों सब यूनिट्स अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोडाइमर के नाम से बुला रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव पंप है, ये यूनिवर्सल पंप होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल पंप होता है। सारी की सारी दुनिया भुला के नहीं, सारी की सारी सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको यूबिक्विटस भी कहते हैं या फिर यूनिवर्सल कहते हैं हम इसको, ठीक है। क्या करता है देखो, ये सेल के अंदर से उठा करके सोडियम को तो बाहर पटकता है और बाहर से पोटेशियम को उठा के अंदर ले आता है, इनसाइड लेके आता है। और नंबर देखना, नंबर बड़ा जरूरी है, कपलिंग रेशियो बड़ा जरूरी है। ये देखो तुम ध्यान से, ये देखो ना, देखो ना, ये 3 सोडियम को तो बाहर भेजता है और सिर्फ 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। देखो तो तुम जरा देख लो भाई साहब, 3 सोडियम बाहर गए और सिर्फ 2 आए, ये तो नाइंसाफी सी हो गई। रेशियो क्या बना, 3:2 का रेशियो बन गया। इसको ही हम लोग कपलिंग रेशियो बोलते हैं, क्योंकि ये सब काम कपल में होता है कि 3 सोडियम बाहर गए, 2 अंदर आए, कपलिंग में काम चल रहा है। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है जी। आगे देखिए, इस तरीके से कुछ काम होता है ये। अब 2 सब यूनिट्स तो इसकी हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट, लेकिन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब यूनिट है, वो है अल्फा सब यूनिट। पूछो जरा, पूछो क्यों। ये इसलिए है क्योंकि इस पे बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अल्फा सब यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब यूनिट बिकॉज इट कंटेन्स बाइंडिंग साइट्स, है ना। कहाँ है बाइंडिंग साइट, देखो एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में है और एक इंट्रा सेल्यूलर रीजन में। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर की तरफ ना, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन के अंदर पोटेशियम बाइंडिंग साइट है
और एक ड्रग होता है ओवेबियन, उसकी बाइंडिंग साइट, तो ओवाबियन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये दोनों साइट यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं अल्फा सब यूनिट पे। तो मेरी बात समझ रहे हो, पोटेशियम को तो भाई बाहर से ही तो अंदर लेके आया जाता है, तो इसकी बाइंडिंग साइट कहाँ होंगी, बाहर की तरफ ही तो होंगी, ठीक है। और अंदर की साइड सोडियम Na पॉजिटिव बाइंडिंग साइट होगी, क्योंकि Na पॉजिटिव को अंदर से बाहर लेके आया जाता है। कितने, 3 Na पॉजिटिव अंदर से बाहर भेजे जाते हैं। और एटीपी बाइंडिंग साइट, भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, अंदर है ना, तो वहां एटीपी बन रही है और वो एटीपी यूज होगी तो अंदर की साइड ही तो रिसेप्टर होगा, उसका बाइंडिंग साइट होंगी एटीपी की। हाँ जी, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग है ना प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जरा हम लोग देखते हैं। व्हाट इज दिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? यहां पर सिर्फ एक चीज है कि यहां पर 2 और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्ट टुगेदर, है ना। अगर ये 2 और मोर सब्सटेंसेस को सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तब तो हम इसको बोलेंगे कि को ट्रांसपोर्टेशन या सिम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या इसको ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको हम बोलेंगे को ट्रांसपोर्टर्स या सिम पोर्ट्स, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, यानी एक बाहर जा रहा है दूसरा अंदर आ रहा है, तो इनको हम लोग एक्सचेंजर्स एंटीपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये को ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, इनकी जरा बात कर लेते हैं। को ट्रांसपोर्टर्स, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो Na पॉजिटिव सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये SGLT हम लोग इनको बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, कौन से ऐसे को ट्रांसपोर्टर्स हैं जो सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, को ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ में SGLT होते हैं वो, ठीक है। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, SGLT1 एंड SGLT2। देखो, S का मतलब हो गया ना सोडियम, G का मतलब हो गया ग्लूकोज, लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, तो SGLT, ओके। तो ये SGLT1 है, ये कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है जनाब इंटेस्टाइन के अंदर। और इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है ORS जब हम लेते हैं, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जब हम लोग लेते हैं। जब देखो क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो रहा है कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज दिया जा रहा है तो साथ में सोडियम आयंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ग्लूकोज के साथ में सोडियम आयंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। यही मतलब है ना को ट्रांसपोर्ट का, साथ में ट्रांसपोर्ट। SGLT2 ये किडनी में काम आते हैं, किडनी PCT में होते हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं, PCT रीजन के अंदर, है ना, रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिकल एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयंस भी हैं, इनका सबका साथ में को ट्रांसपोर्टर्स, इनके को ट्रांसपोर्टर्स। और दीज आर ऑल्सो नोन एज बार्टिन, हम इस को ट्रांसपोर्टर को बार्टिन भी बोलते हैं, बार्टिन। और इसके म्यूटेशन, अगर इनका म्यूटेशन हो जाए इस को ट्रांसपोर्टर में, तो बार्टर सिंड्रोम हो जाता है, जिसका नाम सुना होगा आपने, बार्टर सिंड्रोम। और इसको बोलते हैं हम लोग बार्टिन। और एक ड्रग होता है विच वर्क इन लूप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लूप डायूरेटिक ड्रग, है ना, जिसको बोलते हैं फ्यूरासेमाइड। फ्यूरासेमाइड ये ड्रग है जो इन ट्रांसपोर्टर्स को, को ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये को ट्रांसपोर्ट एक्चुअली कहाँ होते हैं, ये लूप ऑफ हेनले में होते हैं, जहां पर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन का साथ में को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट की अगर हम बात करें, NIS, ये थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, आयोडाइड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो सोडियम के साथ आयोडीन भी चला जाता है, ठीक है, दोनों का साथ में होता है, सिम्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब एक्सचेंजर्स या फिर एंटीपोर्ट्स की हम बात करें, तो एक्सचेंजर्स या एंटीपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज की हम बात करेंगे। ये कहां पर होती है वाली चीज, ये RBC में होती है ना। इट हैज रोल इन रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है, क्लोराइड और HCO3 नेगेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक बाहर से अंदर जा रहा है तो दूसरा अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर ये एनायंस ही है ना, दोनों एनायंस का एक्सचेंज हो रहा है इधर RBC के अंदर, तो हम लोग इनको एनायन एक्सचेंजर भी बोल देते हैं इन प्रोटीन्स को, एनायन एक्सचेंजर AE, ठीक है। नाउ देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो जरा यहां पर, इसको हम लोग वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनाब, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर वेसिकल्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं। जैसे ही वेसिकल है, अगर ये सेल के अंदर जाएगी देन इसको हम लोग बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर ये सेल के बाहर जा रही है इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस या एमियोसाइटोसिस हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब वेसिकल ट्रेवल कर रही है तो इसलिए हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव नेचर का होता है ना, इसका मतलब एटीपी लगती है। ठीक है, एक्टिव नेचर का होता है, इट रिक्वायर्स एटीपी टू मूव द वेसिकल्स। देयर इज नो रोल ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जनाब कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। एटीपी लगती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई भी रोल नहीं होता वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इट रिक्वायर्स सर्टेन स्पेशल प्रोटीन्स, है ना, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे सबसे पहले एक्सोसाइटोसिस के अंदर स्नेयर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और एंडोसाइटोसिस के अंदर एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच इज क्लेथरिन एंड मेगालिन, ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, स्नेयर प्रोटीन अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, स्नैप्टोब्रेविन, क्या स्नैप्टोब्रेविन, ये स्नेयर प्रोटीन का एग्जांपल हो गया जो यहां पर रिक्वायर्ड है, राइट, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के अंदर। वेसिकुलर जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे वो एक्सोसाइटोसिस हो या एंडो, दोनों के अंदर ही एक कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट रहती है। कैल्शियम आयंस के बिना नहीं होता काम, कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है जनाब। अब अगर हम एक्सोसाइटोसिस में बात करें तो देखो दो चीजें होती हैं। एक पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं, जैसे वेसिकल है, वेसिकल के अंदर माल या सब्सटेंस है जो हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो देखो जरा, ये अगर मान लो कि इस वेसिकल के अंदर जो सब्सटेंस है उसका स्टोरेज हो रहा है और प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर स्टिमुलस आने पर उसको रिलीज कर दिया जा रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई स्टिमुलस आने पे रिलीज करा जा रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है। इसका मतलब ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हो सकती है कि ना तो स्टोरेज करना ना प्रोसेसिंग करना, डायरेक्ट हमें उस चीज को रिलीज करना है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव। पहले हमने बोला था नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस, हाँ कि ना जी। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंटेस्टिनल सेल के अंदर, ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। क्या होता है, देखो मान लो ये वेसिकल है, ये अंदर आया एंडोसाइटोसिस से इंटेस्टिनल सेल में आया, फिर उसके बाद में यही वेसिकल एक्सोसाइटोसिस से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वेसिकल एक्चुअली पूरी मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरी मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, सो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का सुना होगा, वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो उसी तरीके से ये एंडोसाइटोसिस प्लस एक्सोसाइटोसिस मिला के टुगेदर ट्रांससाइटोसिस हम इसको इंटेस्टिनल सेल के अंदर कह देते हैं। ठीक है जी, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ग्राफ। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है, मैंने एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर मैं एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ कंसंट्रेशन सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, और वाई पे मैं शो कर रहा हूँ रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक टाइप का ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर कोई सैचुरेशन नहीं आ रहा है ना, जो नॉन सैचुरेशन काइनेटिक शो कर रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन रही है, सिंपल डिफ्यूजन है ये, है ना, ये नॉन सैचुरेशन काइनेटिक शो करता है, ये सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन एक टाइप का ऐसा ट्रांसपोर्ट है, कुछ टाइप के ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिनके अंदर क्या हो रहा है कि इनिशियली एक बार तो बढ़ रहा है ना, एक बार तो नहीं हो रहा कुछ भी, मतलब एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के साथ साथ रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद एक प्लेट्यू बन रहा है ग्राफ के अंदर, एक सैचुरेशन आ जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करते हैं वो। अच्छा, ऐसे कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करते हैं? एक तो वो वाले जिनके अंदर कैरियर प्रोटीन्स इस्तेमाल करे जाते हैं, एक वो वाले जिनके अंदर चैनल्स यूज होते हैं। चैनल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड। तो इसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां भी कैरियर प्रोटीन्स और चैनल्स का यूज किया जाता है वहां पर सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन हो जाता है, वो सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करते हैं। ठीक है, और बाकी सिंपल डिफ्यूजन अपना नॉन सैचुरेशन काइनेटिक शो करता है। इसी के साथ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट खत्म होता है, जनरल फिजियोलॉजी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू यूनिट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।